एप्लीकेशन, आपका कैलेंडर की एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हुँ, सत्यम आ चुके हैं, रोशनी आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, नीतीश कुमार यादव आ चुके हैं, राजेंद्र आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उमेश कुमार आ चुके हैं, सूरज, सौरभ, पंकज, दीप कुमार आ चुके हैं, प्रदीप, रोशनी, विशाल कुमार आ चुके हैं। आ जाओ भाई फटाफट से आज की अपन क्लास लाइव करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज, मानव बीमारी, मनुष्य के शरीर के अंदर कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसमें से हमने सबसे पहला पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणुओं से होने वाले रोग। दूसरे हमने पढ़े वायरल डिजीज या वायरस डिजीज, वायरस कौन-कौन सी बीमारियां करते हैं। बस वायरस वाले में एचआईवी एड्स का एक वीडियो अपलोड करवाना है, वो वीडियो हुआ नहीं है, वो करवा देंगे अपलोड, है ना? आज या कल में हो जाएगा, ठीक है? मैंने बोल दिया है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फंगल डिजीज, फंगस से होने वाली बीमारियां। ये जो फंगस होते हैं, ये कौन-कौन सी बीमारियां करते हैं? तो बीमारियां करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फंगी, कवक होता क्या है? जैसे आप लोगों से मैं पूछती हूँ कवक और फफूंद क्या होता है? तो आप कहते हो कि मैं रोटी के डिब्बे में, जब हम रोटी बंद करके 3-4 दिन के लिए रख देते हैं, 3-4 दिन के बाद हम संभालते हैं, तो रोटी के जो डिब्बा होता है उसके अंदर फफूंद लग जाती है। जी हां, वो फफूंद होती है, उसको मोल्ड कहते हैं। ऐसे ही अगर अचार बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहे, आप संभालो नहीं, तो उस अचार के अंदर फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है ना? ऐसे ही आपने तो वही फंगस होती है, लेकिन वो एक प्रकार की फंगस है, ऐसे बहुत सारे टाइप की फंगस होती है। तो कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो फंगस कर सकते हैं, जो कवक कर सकते हैं? एक बच्चा कह रहा है मैं आज तो किताब होनी नहीं चाहिए थी, आज तो क्लास होनी नहीं चाहिए थी। बच्चा मैंने कहा था 50-50% है। मैं क्लासेस तभी ऑफ करती हूं जब एकदम मजबूरी हो जाती है कोई, बाकी मैं क्लासेस बहुत रेगुलर लेती हूं, आप लोग जानते हो ये बात। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, हमें ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ठीक है? आजमगढ़ की धरती से सादर प्रणाम, ठीक है भाई? ओके, स्टार्ट करें अब स्टार्ट करें? हाँ, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंगस डिजीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फंगस होते क्या है, फंगस के क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं। फंगी जिसको हिंदी में आप कवक कह सकते हो या फफूंद कह सकते हो, दोनों ही नाम हिंदी में सही होते हैं। कवक और फफूंद किसको कहते हो? सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछे कवक और फफूंद जो होते हैं क्या ये लिविंग्स होते हैं? आपको बोलना यस, ये लिविंग्स होते हैं। फंगस आर लिविंग्स और मैंने आपको बताया था लिविंग्स क्या होते हैं? जो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किससे मिलकर बने होते हैं? जो सेल से, कोशिकाओं से या कोशिका से मिलकर बने होते हैं, सेल थ्योरी कहती है, वो लिविंग्स होते हैं बच्चों, वो सजीव होते हैं। अब बात आती है कि मैम इन फंगस के अंदर जो सेल होती है वो कौन से टाइप की होती है? तो फंगस के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है। एग्जाम में आता है कि जो कवक और फफूंद होते हैं वो कौन से प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो फंगस होते हैं उनके अंदर सेल तो होती है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवा दी फंगस के बारे में, सुनो ध्यान से। मैंने कहा फंगस लिविंग्स होते हैं, जी हां सजीव होते हैं। लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स वही होते हैं जो बेटा आप बताओगे जिनके बॉडी के अंदर सेल होती है, कोशिका होती है। तो सेल से मिलकर बने हुए फंगस होते हैं। सेल का टाइप कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल। इनके अंदर कौन से प्रकार की कोशिका होती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। अब सुनो बच्चों, एक फंगस का नाम याद रखना है। एक फंगस ऐसा होता है जो यूनिसेलुलर फंगस कहलाता है। यूनिसेलुलर फंगस का मतलब क्या हो गया बेटा? आप बताओ मुझे। यूनिसेलुलर फंगी का मतलब हो गया एक कोशिकीय। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई फंगस ऐसा है, कोई कवक फफूंद ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा फंगस जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो। सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर फंगस कहलाएगा जो किससे? एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक फंगस ऐसा होता है जो सिर्फ सिंगल सेलुलर होता है। कौन सा फंगस होता है? तो लिख दो यूनिसेलुलर फंगस का नाम आपको याद रखना है हमेशा ईस्ट। ईस्ट को बोलते हैं हिंदी में खमीर। इस खमीर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ जरा कमेंट करके कहां पढ़ाया था बच्चों? कहां पढ़ा था ये ईस्ट? मैंने बताया था ना अल्कोहल, शराब बनने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं और उसी शराब बनने की प्रोसेस में ईस्ट काम आता है। याद है आपको? याद होगा आपको। अब इसके अलावा जितने भी सारे फंगस होते हैं वो सारे फंगस कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं। और मल्टी सेलुलर फंगस का मतलब क्या होता है बेटा? बहुकोशिकीय कवक जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स होंगी और बहुत सारे प्रकार की होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम मल्टी सेलुलर फंगस कहेंगे। अब लिखवाऊं क्या? आप लिख लो ऐसे फंगस जो मेनी सेल से मिलकर बना हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी सेल से, हजारों लाखों करोड़ों सेल से, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मल्टी सेलुलर फंगस कहेंगे। यस ऋषभ, नेक्स्ट चैप्टर यही होगा। आगे बात समझ में? जी हां। इसका एग्जांपल लिखो। इसका एग्जांपल जैसे मशरूम। कितने बच्चे आपकी क्लास में मशरूम खाते हैं? मशरूम एक फंगस होता है, याद रखिएगा। लेकिन मशरूम कैसा फंगस है? एग्जाम में पूछे तो क्या कहोगे? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। अगला इसी का एग्जांपल और लिख लो मोल्ड्स। मोल्ड्स को हिंदी में मोल्ड से कहते हैं बेटा या फफूंद कहते हैं। आप रोटी का जब डिब्बा बंद कर देते हो 2-3 दिन के बाद रोटी के डिब्बे को खोलते हो, तो रोटी के डिब्बे में जो फंगस होती है वो मोल्ड्स होती है। अचार के डिब्बे में, ब्रेड के पैकेट में जो फंगस लगती है वो कौन सी होती है? वो ये होती है बच्चों। इसका मतलब मैम इकलौती ऐसी फंगस होती है, एक कवक ऐसा होता है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, सिंगल सेलुलर फंगी कहलाता है या यूनिसेलुलर फंगी कहलाता है। उसका एग्जांपल क्या हो गया? ईस्ट हो गया। बता दोगे? हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो अगला पॉइंट। जब फंगस की बात करते हैं तो बेटा ये जो फंगस होते हैं इनकी सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट। लिख दो कवकों की कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में आता है कि जो कवक होते हैं उन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या फंगस की सेल के बाहर सेल वॉल होता है? मैम सेल वॉल क्या होता है? ऐसे कोई भी सेल होती है तो इस सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर, जो बाहर वाली परत होती है, ये सबसे आउटर वाली लेयर, ये सेल हो गया और ये वाली लेयर क्या कहलाती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका दीवार कहलाती है। संगीता चौहान कह रही है कैसी क्लास है? अरे भैया क्लास है। रोशन कह रहे हैं मशरूम वेज है कि नॉन वेज? वेज है बेटा, 100% वेज है मशरूम। ठीक है चलिए, तो ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। CHITINE, इसको बोलते हैं काइटिन। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बेटा कौन सी सेल वॉल, किसकी सेल वॉल? फंगस की, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। और कवक क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल होती है। उनकी सेल का प्रकार कौन सा है? यूकैरियोटिक। अब देखो फंगस की परिभाषा क्या होती है? फंगस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और क्या बताओगे? वो लिविंग्स होते हैं, उनके अंदर सेल होती है, सेल का टाइप यूकैरियोटिक होता है। एक फंगस एक कोशिकीय होता है, उसको छोड़कर बाकी सारे फंगस बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। इन फंगसों की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगली बात मैम ये खाना कैसे खाते हैं? मैम ये खाना कैसे खाते हैं? तो फंगस का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। फंगस का न्यूट्रिशन मोड क्या है? न्यूट्रिशन मोड का मतलब होता है किस मोड से अपना भोजन बनाते हैं या ग्रहण करते हैं। पोषण का प्रकार क्या है? तो बच्चों पहली बात याद रखना, ये कोई ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, है ना? और जो खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि मैम इनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड है, परपोषी जीव हैं। और परपोषी जीव का मतलब क्या होता है? ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। अब कैसे? तो सुनो, एक तो आता है इनके न्यूट्रिशन का मोड, पहला मोड होता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। बच्चों पैरासाइटिक को हिंदी में कहते हैं परजीवी। परजीवी, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीवी। दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस जाएंगे और उनकी सेल्स के अंदर का खाना है वो खुद खाने लग जाएंगे। तो पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? परजीवी, दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो या तो ये क्या आप बताओगे बेटा, या तो ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ये परजीवी प्रकृति के होते हैं, या दूसरा आप बताओगे ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसको स्टार्ट करो, ये एग्जाम में आता है। सैप्रोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये, इसीलिए इनको बोलते हैं मृतोपजीवी। सैप्रोफाइटिक नेचर किसका होता है? फंगस सबसे ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं कौन सी प्रोसेस से? सैप्रोफाइटिक नेचर से। और सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ये मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं।
कोई प्लांट है, कोई पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो मर गई, मरने के बाद वो धरती में नीचे चली गई है ना, नीचे सड़ गई, गल गई, तो बेटा उस प्लांट के अंदर तो सब कुछ था ना। ऐसे ही कोई इंसान मर गया, उसको गाड़ वाड़ दिया कहीं पे, कोई भी डेड डिके है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई कार्बनिक पदार्थ है, वो सड़ गया, गल गया जमीन के नीचे, और वहां पर उसी जगह क्या उग जाते हैं, फंगस रहते हैं, वहां पे फंगस लग जाते हैं। कभी देखना मशरूम की खेती कैसे होती है, मशरूम कहां होती है, देखिए कभी आपने मशरूम कहां होती है, इसीलिए कुछ लोग मशरूम नहीं खाते हैं बेटा। जैसे एक बच्चा पूछता है मशरूम में वेज है कि नॉन वेज, मैंने कहा काउंट तो वैसे होती है 100%, लेकिन मशरूम उगती कैसे है, जहां पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जमीन के नीचे दबा हुआ होता है, कोई प्लांट मर गया है ना, कोई वनस्पति मर गई, या कोई डेड डिके पड़ा है, यानी कि कोई मरे हुए जीव जंतु थे वो नीचे सड़ गए, गल गए, वहां पे मशरूम निकलती है, क्योंकि उन्हीं मरे हुए जीव जंतुओं से मशरूम जो होती है अपना भोजन ग्रहण करती है और वहां पे ग्रो करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैप्रोफाइटिक नेचर की क्या होती है, आप बताओगे मशरूम, ये मशरूम होती है। हाँ, इसी को बेटा बोलते हैं, मैं मशरूम की खेती करता हूं, बहुत बढ़िया। तीसरा, ये रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सहज जीवन संबंध, ये किसी दूसरे जीव के साथ अपना रिलेशन बना के रखते हैं, सहज जीवन संबंध कहलाते हैं। बेटा सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है वो सुनो, दो अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, है ना, ये अलग प्रजाति का, ये अलग प्रजाति का, मान लो ये इसको फायदा पहुंचाता है, ये इसको फायदा पहुंचाता है, और दोनों जिंदगी भर साथ में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहज जीवन संबंध कहते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा क्या, लाइकेन का, केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, वो लिटमस पेपर जो एसिड और बेस का पहचान करवाते हैं आपको, एज इंडिकेटर सूचक की तरह आप यूज करते हो, है ना। तो बेटा लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एल्गी का मतलब होता है शैवाल और फंगस का मतलब होता है कवक। तो जब कोई कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनके नेचर को, इनकी प्रकृति को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, ये लाइकेन कहलाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो फंगस होते हैं वो अपना भोजन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ, आप कहोगे फंगस किसी दूसरे जीव के अंदर जाके घुस सकते हैं, जिंदा शरीर के अंदर जाके, किसी प्लांट में जाके घुस के रहेंगे, हम लोगों में आके घुस के रहेंगे और वहां की सेल से भोजन ग्रहण करेंगे, तो इसे पैरासाइटिक नेचर कहते हैं। दूसरा सैप्रोफाइटिक, किसी मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ले लेंगे, और तीसरा किसी जिंदा जीव के साथ रहकर जिंदगी साथ बिताएंगे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये होता है फंगस का न्यूट्रिशन मोड। बच्चा ये स्टार्ट कर लेना, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों, हमेशा आता है। ठीक है, आप एग्जांपल लिखो फंगस के, मैम फंगस के कुछ एग्जांपल लिखवा दीजिए, जी बिल्कुल लिखवा देते हैं। पहला तो आपको पता ही लग गया, ईस्ट, खमीर आपसे पूछे खमीर क्या है, क्या करके आओगे, खमीर एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर फंगी है। दूसरा एग्जांपल लिखो मोल्ड्स, मोल्ड्स रोटी ब्रेड अचार में जो फफूंद लगती है उसी को मोल्ड्स कहते हो आप, ब्लू से कलर की होती है, ब्राउन से कलर, ब्राउन ब्लू का मिक्स करते हैं, ऐसे कलर की होती है। तीसरा लिखो एस्प्रिजीलस, एस्प्रिजीलस ये भी एक फंगस का नाम होता है बेटा। ठीक है, एस्प्रिजीलस, एस्प्रिजीलस फंगस, हिंदी में सेम नाम है एस्प्रिजीलस, ये भी एक फंगस है। मैं 5 एग्जांपल लिखवाऊं जो एग्जाम में आता है। अगला देखो पेनिसिलियम, मैम सुना सुना क्यों लग रहा है पेनिसिलियम, कितने बच्चों ने सुना है पेनिसिलियम के बारे में, मैम हमने सुना है कि पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है जिसको रामबाण दवा कहते हैं। जब इंसान बुखार सर्दी से मर रहा होता है, कोई दवा काम नहीं करती, तो डॉक्टर पेनिसिलिन देता है, एक एंटीबायोटिक होता है ना। नेक्स्ट सुनो, अगला 5वें नंबर पे लिखो एगारिकस, अगारिकस ये क्या है, ये सारे मैंने जो लिखवाए ना बेटा, ये आपके एक तरीके के फंगस हैं। और लिख दो मशरूम, मशरूम ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके फंगस के एग्जांपल हैं, कवक के उदाहरण। अरे लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बहुत सारे लिगामेंट क्या होता है बेटा, यहाँ क्यों बताऊं मैं मोंटी कुमार, तुम्हें लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट के चैप्टर में पढ़ाएंगे। मैम आपकी साइंस की बुक है, उस जैसे नोट्स अवेलेबल करवाइए बेटा, नोट्स क्लास नोट्स देती हूं मैं, क्लास नोट्स आपको मिल गए होंगे। ठीक है, मैम स्ट्रो के अंदर उगाया जाता है प्रॉपर्ली लगा के, अच्छा ठीक है। और बताओ मैं झांसी से लाइव हो गया, इसे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से पढ़ा रही हूं, है ना, आपको बस पढ़ाया वो समझ में आ रहा है ना, वो फर्क पड़ना चाहिए। आगे समझ में, फंगस एग्जांपल लिख दोगे ये सारे, और लिखना इसी पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई जाती है बेटा, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको केमिस्ट्री में। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, और यही पेनिसिलिन जो है ये बनाई जाती है फंगस, जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब क्लियर हो गया फंगस क्या होते हैं। तो अब ये फंगस हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, तो वो लिखना शुरू करते हैं। हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियां कर सकते हैं फंगस, तो वो लिखना शुरू करो। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है, पहला जो फंगस बीमारी करता है वो करता है रिंगवॉर्म, दाद। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, फंगस हम लोगों को बीमारियां करते हैं तो सबसे ज्यादा बीमारी करते हैं स्किन में, जितने भी स्किन में इंफेक्शन होते हैं, त्वचा में चर्म रोग होते हैं, वो अधिकतर फंगस के इंफेक्शन से होते हैं। तो सबसे पहला लिख दो, मशरूम कैसा होता है बेटा, देख लेना नेट पे, कभी नहीं खाया मशरूम तो है। लिखो नंबर 1 पे जो फंगल डिजीज है, कवक से होने वाली बीमारियां होती हैं, उससे पहला आपको लिखना है, पहला है रिंगवॉर्म, दाद। रिंगवॉर्म को हिंदी में कहते हैं दाद। हुआ कभी आपको हो, लेकिन अगर कभी आपको दाद हुआ है तो बेटा दाद कैसे होता है, स्किन पे होता है, ऐसे राउंड राउंड गोल सा चक्का पड़ जाता है, उसके अंदर बहुत खुजली होती है, उसे कहते हैं हम रिंगवॉर्म। देखिए जरा कुछ ऐसा होता है रिंगवॉर्म, ऐसा स्किन के ऊपर ऐसे राउंड राउंड एक धब्बा सा बनता है, गोल गोल एक सर्कल बनता है, उसके अंदर पस्सा पड़ता है, बहुत खुजली आती है, सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हो। इसी को क्या कहते हैं, इसी को रिंगवॉर्म कहा जाता है, इसी को दाद कहा जाता है बच्चों। अब ये दाद क्यों होता है, क्योंकि आप अपने शरीर का, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते आप, है ना, कपड़े आप धोते नहीं हो 2-3 दिन तक, तो आपने वही पहन लिए कपड़े, जो जुराब होते हैं, सॉक्स होते हैं ना, जुराब धोते नहीं है लड़के लोग, 3-4 दिन के बाद वही पहनते रहते हैं, तो इनके अंदर फंगस लग जाती है बेटा। बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो जब आप ध्यान नहीं रखते हैं अपने अच्छी चीजों का, अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बेटा दाद होने का डर ज्यादा रह जाता है। अब ये दाद कैसे होता है, तो एक फंगस आ जाता है बच्चों। कौन सा फंगस, इसका पैथोजन कौन है, एग्जामिनर पूछता है दाद किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया वायरस किसकी वजह से होता है, तो क्या करके आओगे, एक फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस, तो बेटा इस फंगस को बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन हिंदी में सेम नाम लिखो, ट्राइकोफाइटोन, या तो इस नाम का फंगस आता है, ये आपको क्या कर देता है, स्किन के ऊपर दाग कर देता है, या आता है बच्चों माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम नाम का फंगस। ये सारे फंगस के नाम लिखवा रही हूं मैं, ठीक है, एग्जाम में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपको सही करके आ जाना है। तीसरा होता है एपिडर्मेटोफाइटोन, इनमें से आपको कोई भी नाम मिले, एपिडर्मेटोफाइटोन, बेटा डर्मेटो शब्द का मतलब हमेशा त्वचा होता है, स्किन होता है, तो ये 3 प्रकार के फंगस अगर आपकी स्किन में आ गए किसी भी तरीके से, ठीक है, आपकी त्वचा पे आके लग गए, तो आपको क्या कर देते हैं, रिंगवॉर्म कर देते हैं, दाग कर देते हैं बेटा। ये किसी कपड़े पे लगे हो सकते हैं, आपके जुराबों में हो सकते हैं, या आपके आसपास अगर घर के अंदर आप साफ सफाई नहीं रखते हो, बेडशीट आप 1 महीने में एक बार चेंज करते हो, तो बेडशीट में, तकिए में, है ना, तकिए के कवर में, इन सब में लग जाता है, तो अगर आप 1 महीने तक नहीं धोते हो तो उसमें फंगस लग जाता है। ठीक है, तो बेटा ये होता है रिंगवॉर्म। 3 प्रकार के फंगस आते हैं, एक आता है ट्राइकोफाइटोन, एक होता है माइकोस्पोरम, एक होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। अब मैं लक्षण क्या लिखाऊं, आप लिख सकते हो कि अगर दाद होता है तो क्या लक्षण होते हैं बेटा, रिंगवॉर्म होता है तो सिम्पटम्स क्या होते हैं। आप लिखो ईचिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा खुजली होगी, कहां पर, ईचिंग ऑन स्किन, त्वचा के ऊपर खुजली आएगी बहुत ज्यादा, जिस हिस्से पर दाग बन रहा है। फिर वो इस तरीके से गोल गोल चक्कर सा बन जाता है, इसमें आप बहुत खुजली करोगे, नाखून लगा लोगे, रगड़ लोगे तो इंफेक्शन हो जाएगा, और यहां से पस निकल सकता है, मवाद निकल सकता है, खून निकल सकता है, इसको दाद कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटी ईचिंग क्रीम देता है ना, एंटी ईचिंग क्रीम देता है, जिससे खुजली बुजली मिट जाती है, दाद वाद हट जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हां, जैसे कहते हैं ना इच गार्ड, खुजली मिटाएं 2 मिनट में, ऐसा कुछ करके याद आता था ना पहले। तो रिंगवॉर्म किससे होता है, आपको लिखना है एक फंगस से होने वाली बीमारी है। दूसरी लिखो स्कैबीज, दूसरी बीमारी जिसको बोलते हैं स्कैबीज, हिंदी में स्कैबीज लिखा हुआ मिलेगा या खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा, स्कैबीज या हिंदी में खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा बेटा। अब खाज खुजली क्या होती है वो तो आप समझ ही गए हैं, है ना। अब ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी एक फंगस की वजह से होता है। इसका मतलब मैम इसका पैथोजन कौन है, इसका रोग जनक कौन है, इस बीमारी को कौन जन्म देता है, एक फंगस, एक कवक। कौन सा फंगस, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस स्कैबीज, इसका फुल नाम होता है एस्केरियासिस स्कैबीज। और बेटा ये क्या करता है आपको, ये करता है खाज खुजली।
पूरे बॉडी पे खुजली होती है। अच्छा, दाद और स्कैबीज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, दाद पर्टिकुलर एक एरिया पे होता है, फिर वो शुरुआती इतना सा होता है, फिर वो बढ़ बढ़ के इतना हो जाता है, बस इतना एरिया पे दाद होता है, क्योंकि इतना ही लाइफ स्पैन के लिए फंगस वहां पे रहता है, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो खुजली होती है, स्कैबीज होती है, वो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है खुजली। देखा ना, कुछ लोग सारे दिन ऐसे खुजलाते रहते हैं, ऐसे खुजलाते रहते हैं, है ना? ऐसा देखा होगा आपने? तब खुजली में क्या होता है? इचिंग होती है, इसके लिए सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर है याद करना कि स्कैबीज फंगस के इंफेक्शन से होती है। ये फंगस हमारे आसपास के एरिया में रहती है, कपड़ों से आ जाती है, बेड शीट, तौलिया, किसी में भी लगी हुई हो सकती है, अगर आप उनको प्रॉपर सही समय पे धूप में लगाते हैं, है ना? देखो कुछ लोगों की आदत होती है कि सर्दी के कपड़े, जैसे अभी गर्मी है, अब सर्दियां आएंगी तो हमने कपड़े कहाँ रखे होते हैं? अलमारी में ऊपर रखे होते हैं या बेड के अंदर डाल के रखे होते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सर्दी वाले कपड़े ऐसे ही निकाल के पहन लेते हैं। अरे बेटा, बेड के अंदर पिछले 6 महीने से डले हैं, उसके अंदर कोई स्कैबीज वाला कोई आपका फंगस लग गया है उसके अंदर, तो आपकी बीमारी करेगा ना। इसलिए देखो बेटा, पुराने जमाने में, है ना, क्या करते थे, आज भी करते हैं हमारी मम्मियां, जैसे सर्दी आने वाली होती है तो सर्दियों के कपड़े होते हैं, उनको कम से कम 4-5 दिन धूप में लगाती हैं, बहुत तेज धूप में लगाती हैं। क्यों लगाती है बहुत तेज धूप में? क्योंकि बेटा धूप में ये जो फंगस होते हैं ये मर जाते हैं, इसलिए लगाते हैं। या फिर आप उनको प्रॉपर धोके पहनिए बेटा, धोके पहनिए या धूप में रखकर 3-4 दिन कड़क की धूप लगाओ उनके अंदर, ताकि उसके अंदर कोई फंगस है वो मर जाए। नहीं तो भैया 6 महीने बाद बेड से निकाले कपड़े अगर पहनोगे तो आपकी स्किन पे खुजली दाग वाग ये सब होने का दर्द, ये सब होने का बहुत ज्यादा डर रहता है बेटा। ठीक है, चलो तीसरी बीमारी होती है अस्थमा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बिल्कुल सही बात है। जो अस्थमा होता है वो फंगस कर सकता है। अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दमा रोग बेटा। अस्थमा एक फंगस की वजह से होता है। जी हाँ, लिखो कैसे होता है, अभी आपको समझाते हैं। अस्थमा का पैथोजन कौन है, यानी कि इसको बीमारी को जन्म कौन देता है, इसका रोग जनक क्या है? एक फंगस है, एक कवक है। कौन सा कवक? एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। अभी बताना एस्परजिलस क्या होता है, फंगस होता है। तो लिखो एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। फ्यूमिगेटिस आप सोच रहे हैं मैम कैसे कैसे नाम है बेटा, मैम ने घर पे बैठ के बनाई नहीं है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, कपड़ों के अंदर या तो फिनोल की जो आती है ना छोटी-छोटी कपड़ों में डालने वाली गोली वो डाल के रखो या धूप में लगा के रखो या धो के पहनो भैया। ठीक है, चलिए लिखिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। फ्यूमिगेटिस ये एक फंगस होता है। ये फंगस पता है कहाँ रहता है? हवा में। इसका वेक्टर हवा होता है। इसका वाहक कौन है? ये हवा में रहता है। तो अगर आपने ऐसी एयर इनहेल कर ली, ऐसी हवा ले ली जिस हवा में ये फंगस था, तो ये फंगस एंट्री कर जाएगा नाक से। अब नाक वाला हवा कहाँ जाता है? गले में पाइप। गले में कौन सा पाइप होता है? विंड पाइप होता है बच्चों। गले में ये कौन सा है? श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूं बच्चों। इसका काम क्या होता है? श्वास नली का काम होता है हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना। और फेफड़ों में जो खून होता है, उस खून में हीमोग्लोबिन इस हवा में से जो ऑक्सीजन आता है उसको अपने साथ जोड़ लेता है। ये काम होता है, राइट? ये पढ़ा आपने जी हाँ। तो सुनो, ये जो फंगस है, ये फंगस हवा के साथ आता है और गले में जो पाइप होता है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? इस पाइप को विंड पाइप कहते हैं। उस विंड पाइप में अंदर की तरफ आके यहाँ कवक चिपक जाता है। ऐसे ऐसे कवक की लेयर बन जाती है बच्चों। ऐसे कवक विंड पाइप में अंदर की तरफ ऐसे चिपक जाता है। ऐसे यहाँ पे आके रिप्रोडक्शन करता है और बहुत सारी ऐसे कवक 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 चिपक जाता है अंदर। अब बच्चों अगर यहाँ पे कवक की ऐसे परत जम गई तो बाहर से एयर कम आ पाएगा, कम आएगा तो फेफड़ों के पास किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बच्चों। अरे हमारे खून में ऑक्सीजन ढंग से नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है। अब हवा सही से नहीं आ रही है, हवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया भैया इस कवक ने। ये कवक ने हवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो जिस इंसान के विंड पाइप में ये कवक आके यहाँ चिपक गया तो उसके फेफड़ों के पास ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। जी हाँ, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो आप बोलोगे मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है डॉक्टर, छाती में दर्द हो रहा है डॉक्टर, चेस्ट पेन हो रहा है और ऐसा लगता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शरीर एकदम बेहोश सा पड़ रहा है, यानी कि वो अस्थमा का अटैक पड़ रहा है बच्चों। तो डॉक्टर कहेगा देखिए आपको अस्थमा हो चुका है। अस्थमा के अटैक आ रहे हैं आपको। तो डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है कि अस्थमा का मरीज हो गए हो आप, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों के अंदर क्या नहीं जा रहा है, फेफड़ों के अंदर प्रॉपर तरीके से खून में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको अटैक पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेहोशी महसूस हो रही है ना। तो आपको क्या करना है? आपको एक इनहेलर देते हैं, इससे जिंदा रहिए आप। देखा आपने इनहेलर, है ना? ऐसे छोटा सा इनहेलर होता है अस्थमा पेशेंट के पास, ऐसे करते रहते हैं। और इस इनहेलर में क्या होता है? इस इनहेलर में दो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन प्लस यहाँ लगाओ, हीलियम गैस। ऑक्सीजन और हीलियम गैस। अब ये हीलियम गैस क्यों रहती है अस्थमा पेशेंट वाले इनहेलर में? क्योंकि हीलियम जो होता है एक नॉर्मल गैस होता है, एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होती है हमारे खून के अंदर। खैर छोड़ो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे सुन लो। 85% ऑक्सीजन रहती है और 15% में अस्थमा पेशेंट वाले इनहेलर में हीलियम गैस रहती है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अस्थमा दमा रोग किसी इंफेक्शन की वजह से होता है। कवक, कौन सा कवक? ये आपसे पूछेगा जो अस्थमा पेशेंट होता है उसके फेफड़ों के अंदर किस गैस की कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसको अटैक्स पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? इनहेलर। और जो अस्थमा पेशेंट के पास इनहेलर होता है उस इनहेलर में कौन सी गैस रहती है ऑक्सीजन के साथ? उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम क्यों मिलाया जाता है? हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। तो तीसरी बीमारी जो किससे होती है आप बताओगे? दमा रोग, जो किससे हो सकता है? फंगल से, इन्फेक्शन से, कवक से हो सकता है। और चौथी जो एग्जाम में बहुत बार आती है उसको बोलते हैं एथलीट फिट, एथलीट फुट या फिट डिजीज रोग, एथलीट फुट डिजीज। हिंदी में सेम नाम है बच्चों, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग। अब इसमें क्या होता है? पांव की जो उंगलियां होती है ना उनके बीच में खुजली होने लग जाती है। ये भी एक फंगस से होता है। इसका पैथोजन भी कौन है? एक फंगस है, एक कवक है बच्चों। ये कवक जनित रोग है, कवक से होती है। कौन सा कवक? टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस ये इसका नाम है बच्चों, कवक का। हालांकि एग्जाम में कवक का नाम ना के बराबर आता है इस बीमारी का, बस ये पूछता है एथलीट फुट किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से, फंगस की वजह से। और इसमें होता क्या है? तो पांव की जो उंगलियां होती है ना उनके बीच में लग जाता है ये। अगर आप बहुत दिनों तक अपने जूते वूतों को धूप में नहीं लगाते हैं, अपने जुराब धोते नहीं है, है ना, जुराब 4-5 दिन तक लगातार रिपीट कर रहे हैं और दिन में 7 घंटे तक सॉक्स जुराब पहन के रख रहे हैं, तो आपका जो पसीना है उस पसीने से फंगस लग जाता है जुराबों के अंदर और वही जुराब वही जूते आप पहन लेते हो तो आपके पांव के अंदर ये फंगस इंफेक्शन करना शुरू कर देता है। कैसा करता है? सुनो कैसा करता है? ऐसा करता है बेटा, इसे कहते हैं एथलीट फुट रोग। ये देखो, ये देखो बच्चों क्या होता है? ये फंगस है, ये फंगस खराब जुराब पहनने से, खराब जूते मोजे यूज करने से, है ना, ऐसे उंगलियों के बीच में लगता है, उंगलियों के बीच में खुजली आती है और फिर खुजलाने तो ऐसी हो जाती है स्किन बेटा। इसे कहते हैं एथलीट फुट डिजीज। पांव की उंगलियां होती है, पांव की थली होती है, ये देखो पांव की थली में, पैर की थली में और उंगलियों के बीच में ऐसे ये कवक इंफेक्शन करना शुरू कर देता है जो मेनली आपके पांव के अंदर इंफेक्शन करता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है एथलीट फुट फंगल इंफेक्शन दैट अफेक्ट्स द फीट, यानी कि आपके पांव को, पांव की थली को, पांव की उंगलियों के बीच में इंफेक्शन करने वाली बीमारी होती है, इसलिए इसकी फुल में फुट आता है, एथलीट फुट डिजीज। ठीक है मैम, इससे बचे कैसे? तो भैया सीधी बात है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने जुराब हर 2-3 दिन में धोते रहना है, अपने जुराबों को धूप में लगा के रखना है। आपके जो जूते पहनते हैं, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन में, जैसे आप नौकरी लग जाओगे तो आपको सूट बूट में पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा, तो जो बूट पहनोगे ना उन बूट को आपको धूप में लगाते रहना है। नहीं तो आपने देखा बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाती है, ये बहुत आम बीमारी है ये। कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई लोगों को होती है, बहुत नॉर्मल सी डिजीज है, ये हो जाती है। बारिश वारिश का पानी जब सॉक्स के अंदर भर जाता है, जूतों के अंदर भर जाता है, तो गीले जूतों को सुखाएं, धूप में लगाएं, है ना, नहीं तो बेटा थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है ना तो वहां पर क्या लग जाता है? वहां पे फंगस लग जाता है। तो ये एथलीट फुट डिजीज भी किससे होता है? फंगस से होता है। चौथी हो गई। अब लास्ट पांचवी बीमारी जो किससे होती है? आपके फंगस से होती है, उसको बोलते हैं बाल्डनेस। और बाल्डनेस का मतलब क्या होता है? गंजापन। मैम हमारे बालों में डेंड्रफ हो गया है ना, और डेंड्रफ से हमारे बाल झड़ रहे हैं। वो डेंड्रफ क्या है? वो डेंड्रफ क्या है? वो डेंड्रफ आप बताओगे एक तरीके का फंगस है। कभी डेंड्रफ लगा आपके बालों में? अगर लगता है तो बालों की जड़ों को खा जाता है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत खुजली आती है, ऐसे इसको डेंड्रफ होता है, वो जैसा खुजलाता रहता है सारा दिन, है ना। हाँ, ये सिर्फ फुट में होती है फैजान। आइए जरा, इसका पैथोजन कौन है? वो कौन सा कवक है जो आपके बालों में लग जाता है ना, और बालों में लगा तो बालों की जड़ों को कमजोर कर देगा, बाल झड़ जाएंगे, गंदा बना देगा बेटा। पैथोजन आप लिखोगे, इसके पैथोजन का नाम होता है टीनिया कैपिटिस।
एपिडर्मेटोफाइटोन, टीनिया कैपिटिस, ये सारे होते हैं जो फंगस ये आपके बालों में लगते हैं। टीनिया कैपिटिस या एपिडर्मेटोफाइटोन में लिख सकते हो आप। क्या ये एग्जाम में नहीं आते हैं। कवक का नाम नहीं पूछता है, ये पूछता है कि एथलीट फुट किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से। ठीक है, अब ये बाल्डनेस में क्या होता है, डेंड्रफ हो जाता है बच्चों बालों में, और जहां जहां फंगस होता है वहां हमेशा खुजली पैदा करता है वो। अब देख लो, है ना, पाँव में लगेगा तो पाँव में खुजली होगी, दांत बनेगा तो दांत में खुजली होगी। और कैसे होगा, इस डेंड्रफ में बहुत सारी, आप सारा दिन जब डेंड्रफ लग जाता है तो ये डेंड्रफ एक तरीके का फंगस होता है, बालों में ऐसे खुजली होगी आपकी, सफेद सफेद बालों से गिरने शुरू हो जाता है, आप देखते हो तो। और ये फंगस धीरे धीरे आपकी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, बालों की जो रूट्स होती हैं उनको कमजोर कर देता है बच्चों, और जिसकी वजह से आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है और आपको गंजापन आ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है बालों में बहुत डेंड्रफ है, फिर डॉक्टर एंटी डेंड्रफ मेडिसिन देता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं बहुत सारे, हालांकि शैम्पू इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन एक दवा आती है, मुझे नाम स्किप हो रहा है, मेडिकल स्टोर पे आती है, 20-25 रुपए की टैबलेट आती है, उससे बहुत फंगस बहुत हद तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट देता है, बहुत सारी दवाइयां देता है लगाने के लिए बालों में, या मेडिसिन खाने को बोलता है कि ये खा लो, इससे सही हो जाता है। तो ये 5 बीमारी है जो कवक से होती है, पांचों आपको याद रखनी है। अब इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, कवक से होने वाली बीमारी, कवक जनित रोग, ऐसी बीमारियां जिनको जन्म कोई फंगस देता है, कोई कवक देता है, उनको याद कैसे करना है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। तो जैसे एग्जाम में आए कोई बीमारी का नाम और आपको याद ना रहे कि बीमारी किससे हो रही थी, कवक से हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो आपको ये ट्रिक याद करनी है। गंजे से आता है गंजापन, है ना, और गंजापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाल्डनेस कहते हैं। तो बाल्डनेस यानी बाल झड़ना, और डेंड्रफ लगना, डेंड्रफ क्या है, कवक है। दामाद दमा, दमा रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, दमा रोग को इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा। इसका मतलब मैम अस्थमा किससे होती है, कवक से होती है। तो दामाद, लास्ट में देखो दाद आ रहा है, दाद इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिंग वोम कहेंगे, यानी कि रिंग वोम किससे होती है, एक कवक से होती है। और फ्रूट से क्या बना, फुट, फुट का मतलब क्या हो गया बेटा, पांव, है ना, और इससे क्या बना, इससे एथलीट फुट रोग बना, एथलीट फुट रोग बना। और खाए से बना खाज, खाज को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैबीज, खाज को इंग्लिश में स्कैबीज कहते हैं। तो ये पांचों बीमारी किससे होती है, ये पांचों बीमारी आपकी कवक से होती है। कौन कौन सी, बाल्डनेस, अस्थमा, रिंग वोम, एथलीट फुट, स्कैबीज, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ऐसे याद कर लेना। मैम सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है, ये वाली, एथलीट फुट किससे होता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है बेटा, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये आता है। मैम दमा का कोई इलाज नहीं है कि जो खत्म हो जाए बेटा, आयुर्वेदिक दवाइयां अस्थमा के लिए बेस्ट होती हैं बच्चों, आयुर्वेदिक दवाइयों से होता है। मैम कितनी क्लास में बायोलॉजी की डॉक्टरी बनाओगे, अच्छा देवेंद्र जी, इतना आसान डॉक्टर बनना है, इतना आसान डॉक्टर बनना। तो ये कवक से होने वाली बीमारियां खत्म हो गई हैं। अब अगली हेडिंग डालो, प्रोटोजोनल डिजीज। हमारी प्रोटोजोआ डिजीज बची है और जेनेटिक सिर्फ, दो बीमारियां बची हैं हमारी, फिर अपना ये चैप्टर खत्म। प्रोटोजोनल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, प्रोटोजोनल डिजीज कहलाती हैं। ऐसी बीमारियां जो किसी प्रोटोजोआ से होती हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, प्रोटोजोआ होता क्या है, कभी आपने नाम सुना है प्रोटोजोआ क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता क्या है, मुझे ये बता दो, कोई दो एग्जांपल बता दो प्रोटोजोआ के, क्या होते हैं प्रोटोजोआ। मैम एचआईवी एड्स का वीडियो नहीं डल जाएगा बेटा, आज मैं टीम को बोल दूंगी वो डाल देगी, ठीक है ना। चल मैं मीडिया का नाम बताइए, मीडिया कौन से मीडिया का नाम बताओ, ठीक है। चल अब इसको कल करेंगे, आज थोड़ा क्लास में पहले छोड़ रहे हैं, प्रोटोजोनल डिजीज और जेनेटिक डिजीज। कल अपना चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए बच्चों, कल नहीं होगा तो उसकी अगली क्लास में थोड़ा सा कैंसर के बारे में पढ़ाएंगे, डायबिटीज तो खैर अपन वहां पढ़ लेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। 2 क्लास हो लगेगी, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मैं क्या करूं, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में आते आते क्वेश्चन, एग्जाम में आते आते बच्चा क्वेश्चन, कोई इलाज नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आते बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एचआईवी एड्स वाला वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। जेनेटिक डिजीज नहीं करवाएंगे अभी, अनुवांशिक रोग करवाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं आपसे बिट्टू, कल से